हाय मेरे प्यारे साथियों, विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी सेक्शन 2 पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें जैव प्रक्रम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे और आज हम लोग सेकेंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। और वीडियो के शुरुआत से लेकर आप लोगों को अंत तक बने रहना है, जिससे आप लोग को सेशन में एंजॉय मिलेगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। आज की टॉपिक है जैव प्रक्रम। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ चुके थे। जो बच्चे न्यू हैं वो जाके इस पार्ट को भी देख लेना, जो कि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, पोषण हो गया था, उत्सर्जन हो गया था, वाहन हो गया था। इसमें अब जो है विषम पोषी पोषण के 3 पोषण हो गया था, परपोषण हो गया था, यानी पोषण और परपोषण हो गया। पोषण के कितने विधि हैं? 2 विधि है। ठीक है, कौन कौन सा विधि है? एक स्वपोषण और दूसरा क्या है? विषम पोषण। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट पार्ट में, इसलिए बोलते हैं कि जाके उसको देख लेना है, जो कि अच्छे से समझ में आएगा। आज हम सेकेंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्वपोषण को पढ़ चुके थे अच्छे से। आज पढ़ने वाले हैं किसको? तो परपोषण को, जिसको हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहले नंबर ध्यान में रखना, पहले नंबर क्या होता है? तो 1 नंबर में होता है मृत जीवी पोषण। दूसरे नंबर क्या होता है? तो दूसरे नंबर होता है परजीवी पोषण। और तीसरे नंबर क्या होता है? तो तीसरे नंबर होता है प्राणी समभोजी पोषण। तो विषम पोषी, ये जो है विषम पोषी पोषण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। ठीक है, पहला जो प्रकार है मृत जीवी पोषण। ठीक, दूसरा क्या है? परजीवी पोषण, और तीसरा क्या है? तो हम लोग जानते हैं प्राणी समभोजी पोषण। ठीक है, तो पहले देखते हैं मृत जीवी पोषण होता है क्या। तो मृत जीवी पोषण का डिफिनेशन थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं मृत जीवी पोषण क्या होता है। तो वैसा जीव जो मृत शरीरों पर आश्रित रहे। ठीक है, और वो करता है क्या? तो मृत शरीर से ही अपना भोजन को संश्लेषित करता है। मृत कोई मरा हुआ जीव रहेगा, उसमें जीवाणु जो लगता है ना, जीवाणु, वही वाला जीवाणु जो है उसको हम क्या बोलते हैं? मृत जीवी शरीर में वो रहता है और वहां से अपना भोजन संश्लेषण करता है और अपना परिवार में वो क्या करता है? विकास करता है। ठीक है, तो वो सब जीव किसके अंतर्गत आ जाता है? जो मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन को संश्लेषित करे, वो सबको हम बोलते हैं क्या? तो मृत जीवी पोषण बोलते हैं। ठीक है, वो वहीं से अपना भोजन को तैयार करता है। नेक्स्ट क्या है? तो परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण के बारे में हम लोग जानते हैं। परजीवी पोषण क्या है? तो ये क्या करता है? ये करता है क्या? तो ये जो है परजीवी पोषण, इसके अंतर्गत कौन सा जीव आता है? तो ये जो है परजीवी पोषण वैसा पोषण है जिसके अंतर्गत करता है क्या जीव? तो एक जीव, मतलब जो जीव रहता है वो किसी अन्य जीवों पर क्या रहता है? पूर्ण तरीके से आश्रित रहता है। ठीक है, वो जीव पूर्ण तरीके से क्या रहता है? आश्रित रहता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? परजीवी। ठीक है, यानी पर आश्रित रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं? परजीवी। ठीक है, तो ध्यान में रखना परजीवी पोषण को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो प्राणी समभोजी पोषण। ठीक है, प्राणी समभोजी पोषण क्या है? तो हाँ, इसको समझना है प्राणी समभोजी पोषण को। ठीक है, प्राणी समभोजी पोषण को समझो कि प्राणी समभोजी पोषण जो है ये तरल, जैसे तरल या ठोस पदार्थ होता है, उससे जो जीव अपना भोजन को संश्लेषित करे। ठीक है, तरल या ठोस पदार्थों से जो जीव अपना भोजन संश्लेषित करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राणी समभोजी पोषण बोलते हैं।
ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं इसकी थोड़ा सा डिफिनेशन की ओर। आप लोग कॉपी खोल के बैठे, ठीक है, जिससे कि कॉपी में थोड़ा नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा, कभी उल्टा के देखोगे तो फिर याद आ जाएगा, इसलिए कॉपी में नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, तो पहले हम मृतजीवी पोषण का डिफिनेशन लिखते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, ऐसे हम समझा दिए हैं, इसको भी याद रखेगा, चल जाएगा। ठीक है, मृतजीवी पोषण का डिफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा। एक नंबर है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण को देखते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन मृत शरीर से संश्लेषित करते हैं, और अपना विकास करता है मृत जीवी पोषण कहलाता है। इसको कॉपी में नोट कर लेना आप लोग को। ठीक है, देखना, मृत जीवी पोषण वैसे जीव जो अपना भोजन मृत शरीर से क्या करता है, संश्लेषित। ठीक है, और अपने क्या करता है, अपना शारीरिक विकास करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, तो नेक्स्ट था इसका परजीवी पोषण। दूसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण को देखते हैं। वैसा जीव, परजीवी पोषण के अंतर्गत वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों के संपर्क में रहकर संश्लेषित करते हैं, संपर्क में रहकर संश्लेषित करते हैं और अपना विकास करता है, और अपना विकास करता है परजीवी पोषण कहलाता है। परजीवी पोषण कहलाता है, इसको ध्यान में रखना। हम क्या लिखे हैं, तो हम यही लिखे हैं परजीवी पोषण। ठीक है, परजीवी पोषण देखना है कि वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों के संपर्क में रहकर संश्लेषित करते हैं और अपना विकास करता है, क्या कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, आगे क्या था इसका तीसरा पार्ट था प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण देखते हैं, इसमें क्या है, प्राणी संभोजी पोषण वैसा जीव जो क्या करता है, तरल या ठोस पदार्थों से अपना भोजन का संश्लेषण करता है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, प्राणी संभोजी पोषण बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं प्राणी संभोजी पोषण। ठीक, प्राणी संभोजी पोषण वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो प्राणी संभोजी। ठीक है, उसे कहते हैं
प्राणी समभोजी पोषण, पोषण, प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आना चाहिए, और नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। समझ में अगर नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना है कहाँ दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद हम फिर से बताएंगे इसको जहाँ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और कमेंट करके बताना है कि हाँ हमको समझ में नहीं आया, फिर से समझाएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो देखो मृत जीवी पोषण को फिर से समझते हैं एक बार अच्छे से। कॉपी में नोट कर लो तो और अच्छी है, कॉपी में नोट कर लो तो सबसे बेहतरीन है, ठीक है। कॉपी में नोट करके रखा करो, जिससे अगर एक बार समझ में नहीं फिर से अगर पढ़ लेंगे तो फिर से वो कभी भूल जाए तो कॉपी को खोल लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको कॉपी में नोट करते जाना है। देखते हैं मृत जीवी को फिर से समझते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन मृत शरीर से संश्लेषित करते हैं और अपना विकास करता है, उसी को क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण बोलते हैं। अरे इतना शॉर्ट में लिखे हैं तो ये तो बस एक बार पढ़ लोगे तो फिर ये यहाँ पर अटक जाएगा तो फिर निकलने वाला नहीं है। बस ध्यान केंद्रित रहे पढ़ाई पर, उसके बाद अगर यहाँ अटक गया तो फिर निकलने वाला है नहीं, इसलिए अटकाओ कहाँ इसमें, ठीक है। बसाओ कहाँ? दिल में बसाओ और अटकाओ यहाँ पर, फिर वो कभी निकलेगा नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं। परजीवी पोषण, वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों के संपर्क में रहकर संश्लेषित करता है और अपना विकास करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परजीवी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? प्राणी समभोजी पोषण। तो प्राणी समभोजी पोषण को हम समझें, वैसा जीव जो अपना भोजन तरल या ठोस पदार्थों के रूप में संश्लेषित करे और अपना परिवार में विकास करे, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? प्राणी समभोजी पोषण, ठीक है। तो इसको आगे लेके चलते हैं। आगे देखो क्या है इसका, आगे है उस दिन रंध्र के कार्य बताए होंगे। रंध्र के कार्य क्या क्या है, ठीक है। कुछ इसमें क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है इस चैप्टर का, जो कि बार बार बिहार बोर्ड के द्वारा पढ़ा जाता है। ऑब्जेक्टिव मतलब पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में बार बार रिपीट करके पूछते रहता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो है 2024 का हम लोग टारगेट लिए हैं, 2024 के क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे, ठीक है। अभी हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम किस पे बात करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, और क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को छप्पा डालेंगे, ठीक है। चिंता नहीं करना है, बस तुम लोग को सिर्फ पढ़ते जाना है, ठीक है। फल की चिंता नहीं करो। और कृष्ण ने कहा था महाभारत में अर्जुन को कि हे पार्थ, मनुष्य को फल की चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता सिर्फ तुम अपनी मेहनत की करो, ठीक है। सिर्फ मेहनत करो, मेहनत करते रहो, मेहनत सिर्फ करते रहो, ठीक है। फल क्या मिलेगा ये तुम्हारे हाथों में नहीं, बल्कि स्वयं फल देने वाला ईश्वर होता है, ठीक है। वो स्वयं मिल जाएगा, ठीक है। मेहनत जैसा रहेगा उस अनुसार फल मिलते रहता है। इसलिए कभी भी फल की चिंता मत करो कि हम फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ये मत सोचो। बस क्या करना, हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, फेल पास के बारे में नहीं सोचना है। ना तो हम फेल अपने आप को कर सकते हैं, ना तो पास कर सकते हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ में सिर्फ क्या है? तो हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए माता पिता को नाम की रोशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में पहली नंबर क्वेश्चन है मनुष्य, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर, मनुष्य में वृक्क, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है,
संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखना, वृक्क किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से, उत्सर्जन से, इसको ध्यान में रखना। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन। नो नो नो, वृक्क किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो हम लोग जानते हैं ना, जल के लिए। जो से जाइलम, जो से जल। ठीक है, जल और खनिज लवण दोनों को याद रखना है। जल एवं खनिज, घुलित खनिज लवण। जल में घुलित खनिज लवण, या जल या खनिज लवण के लिए लवण, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? समझ लो, बस इसको याद रखना है। किसके लिए? तो जल और खनिज लवणों के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। इसी में एक तो और पूछता है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है साहब? ठीक है, तो फ्लोएम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्लोएम भी होता है, एक जाइलम भी होता है। अब देखना है, जाइलम जो है हम बताएं जल और खनिज, जाइलम होता है क्या? एक दिशीय होता है, इसको ध्यान में रखना। जाइलम जो होता है एक दिशीय सेल होता है, सिर्फ एक ही दिशा में इसमें प्रवाह करता है, जल और खनिज लवण। लेकिन फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम जो है खाद्य सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांजैक्शन करता है। फ्लोएम क्या करता है? खाद्य सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांजैक्शन करता है। ठीक है, ये खाद्य पदार्थों का वाहन करता है, खाद्य पदार्थों का वाहन। खाद्य पदार्थों का वाहन कौन करता है? तो फ्लोएम। ये होता है क्या इसमें? तो द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय व्यवस्था इसमें होता है। ठीक है, मतलब खाद्य पदार्थ जो होता है वो हर ओर जाता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? सिर्फ ऊपर जाता है, ऊपर की ओर। ठीक है, ये जो होता है इसमें ऊपर की ओर चलता है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों की ओर चलता है, ऊपर एवं नीचे दोनों की ओर चलता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? द्विदिशीय बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? एक दिशीय बोलते हैं। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तीसरा नंबर देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब देखो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो स्वपोषी पोषण के लिए हम लोग को क्या आवश्यकता पड़ता है? तो CO2, इसमें देखो CO2 पड़ता आवश्यकता। ठीक है, एक नंबर CO2 हो गया, इसके साथ जल चाहिए। 2 नंबर क्या लेंगे? जल H2O चाहिए। 3 नंबर क्या चाहिए हमको? 3 नंबर तो क्लोरोफिल चाहिए। और 4 नंबर हमको क्या चाहिए? तो सूर्य प्रकाश चाहिए। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शेर शरणियों, इसको याद रखना है कि क्या याद रखना है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो यही CO2, H2O, ठीक है, और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश। मेरे लाल लालियों, इसको ध्यान में रखना है मेरे शेर शरणियों। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, CO2, H2O और क्लोरोफिल और किसको? तो प्रकाश, लाइट यानी प्रकाश को। ठीक है, सूर्य प्रकाश को, ये चारों को याद रखना है। यही क्या करता है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है और ये ऑब्जेक्टिव पेपर में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो पायरुवेट के विखंडन से, नेक्स्ट है क्वेश्चन,
पायरुवेट, पायरुवेट, पायरुवेट के विखंडन से चौथा नंबर है पायरुवेट, पायरुवेट के विखंडन, पायरुवेट के विखंडन, विखंडन, पायरुवेट के विखंडन से या पायरुवेट के विखंडन से या CO2, जल H2O, CO2, H2O तथा ऊर्जा देता है, तथा ऊर्जा देता है, तथा ऊर्जा देता है, देता है और यह क्रिया होती है, यह क्रिया होती है, यह क्रिया होती है। पायरुवेट के विखंडन से यह CO2, H2O तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो याद रखना, ये क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये क्रिया कहाँ होती है? आंसर याद रखना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया, 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 ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर। नेक्स्ट है 5वां नंबर, रुधिर, रुधिर का कौन सा अवयव, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रक्तस्राव, रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, रोकने में मदद करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, रक्तस्राव को रोकने में मदद कौन करता है? तो याद रखना, प्लेटलेट्स, 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 ठीक है, प्लेटलेट्स, इसमें ध्यान में रखना। अब रक्त आया है तो थोड़ा सा रक्त के बारे में जानते हैं। रक्त, ठीक है, ये जो रक्त है यानी रुधिर जिसको बोलते हैं, रुधिर, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को रक्त बोलते हैं, ठीक है। रक्त, रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार के कैसी उत्तक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसी उत्तक है? तो ये तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। ये पेपर में कई बार पूछा है कि रक्त कैसी उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तरल संयोजी उत्तक है, इसके पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच मान, ठीक है, इसका पीएच मान, ये दोनों पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। रक्त का जो पीएच मान होता है, पीएच मान ये 7.4 होता है, इसलिए ये कैसी प्रकृति का होता है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। रक्त किस प्रकृति का होता है? क्षारीय, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति। अब देखो, अब बोलोगे क्षारीय प्रकृति क्यों होता है? तो हाँ जी मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों छात्राएं, ठीक है, मेरे शेरनियों, मेरे लाल लालियों, देखो अब क्या होता है, ये क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है। तो इसके पीएच मान स्केल पे दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, और इधर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे और इधर जैसे जैसे आते जाओगे, ठीक है, घटते जाओगे, 0 से पहले जाओगे, ठीक है, और 0 के बाद जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 होता है, इसमें शुद्ध जल की मान होता है, शुद्ध जल, शुद्ध जल। और शुद्ध जल जो होता है ये कैसी प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का। ये कैसी प्रकृति का होता है? उदासीन, ठीक है, उदासीन प्रकृति का होता है। लेकिन 7 से हम जैसे बढ़ते हैं, 7 से जैसे बढ़ेंगे तो फिर उदासीन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्षारीय में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। किसमें परिवर्तित हो जाता है?
क्षारीय में, ठीक है। तो ये क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी पीएच मान जो होता है 7 से ज्यादा हो जाता है, यानी 7.4 हो जाता है, इसीलिए इसमें कैसा प्रकृति आ जाता है, तो क्षारीय प्रकृति आ जाता है। इसको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। जल, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, जो कि उदासीन प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। और इससे पहले जो होता है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, यानी 7 से जिसका पीएच वैल्यू कम होगा वो कौन सा प्रकृति दर्शाता है, तो अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। तो आज की क्लास सो गाइज यहीं तक रखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका कल देंगे, ठीक है। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास यहीं तक।